द प्रॉब्लम विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स, देखिए ये हम आगे भी पढ़ेंगे फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो थोड़ा सा ये सोर्स डिस्कस कर लेते हैं आगे पढ़ने से पहले। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिसमें महात्मा गांधी ने अटेंड करी थी, उसमें ऐसी डिमांड्स थी, ब्रिटिशर्स भी ये डिमांड कर रहे थे कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो। सेपरेट इलेक्टोरेट्स देखने के लिए आप चैप्टर 11 उसका समझने के लिए चैप्टर 11 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन जाके देख सकते हैं। उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है क्या होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो थी वो अनटचेबल्स के लिए वो उनको बॉन्डेज में ले आएगी कंटिन्यूसली, मतलब वो उनको पूरी तरीके से उनको बॉन्ड कर देगी। और यही कहना था गांधी जी का भी कि क्या अनटचेबल्स को हमेशा अनटचेबल्स रहना चाहते हो हमेशा के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो प्रॉब्लम है ये इस चीज़ को और कंटिन्यू रखेगी, मतलब ये इस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं देगी, प्रॉब्लम को और आगे बढ़ाती जाएगी। ठीक है, क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, और अनटचेबिलिटी वगैरह को ख़त्म करने की जब आप ऑलरेडी कर चुके हो, कि ये छुआछूत वापस आप कंटिन्यू ही कर रहे हो। ठीक है, तो उनका कहना यही था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो सिर्फ अनटचेबल्स की प्रॉब्लम को, लोअर कास्ट की प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा डीपन कर देगी। डायलॉग्स, सॉल्ट मार्च जो था वो 3 रीजंस की वजह से नोटेबल था। फर्स्ट, दिस इवेंट दैट फर्स्ट ब्रॉट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन। ओके, पहला इवेंट था, इट वाज दिस इवेंट दैट फर्स्ट ब्रॉट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन। ठीक है, मार्च जो है वो यूरोपियन अमेरिकन प्रेस ने बहुत वाइडली कवर किया था। सेकेंड, फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच विमेन पार्टिसिपेटेड, मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड कमला देवी चट्टोपाध्याय जो एक सोशलिस्ट एक्टिविटी, उन्होंने गांधी जी को इस चीज़ के लिए परस्यू करा था। देखिए एक बात है, गांधी जी थोड़े से स्केप्टिकल थे विमेन के पेस को लेकर। गांधी जी का थोड़ा सा ऐसा मानना था कि विमेन को घर पे रह के उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज़ को फुलफिल करना चाहिए, और घर का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, और उनमें फ्रीडम मूवमेंट मतलब बच्चों में फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए भावना जगानी चाहिए, देश के लिए प्यार जगाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा उनमें इसमें था। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जो एक उन्होंने गांधी जी को ये इस चीज़ के लिए परसुएट कर लिया था कि आप इसको विमेन को भी अलाउ कर दीजिए, विमेन को भी आने दीजिए। ठीक है, और कमला देवी भी एक ऐसी विमेन थी जिनको अरेस्ट किया गया था, उन्होंने भी सॉल्ट लॉ तोड़ा, लिकर लॉ तोड़ा था। तो विमेन का बहुत पार्टिसिपेशन था। और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था कि ये सॉल्ट मार्च था जिसने ब्रिटिश राज को ये चीज़ समझने पे मजबूर कर दिया था, और इस चीज़ का रियलाइज इससे हुआ था उनको कि ब्रिटिश राज इंडिया के ऊपर हमेशा नहीं चल सकता है। अब ऐसा टाइम आएगा और वो करीब आ रहा है जब इंडियंस अपनी पावर अपने हाथों में ले लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इतनी इन सब चीज़ों के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की सीरीज़ लंदन में वो करी। ठीक है, सबसे पहली मीटिंग हुई थी नवंबर 1930 में। बट विदाउट प्री एमिनेंट पॉलिटिकल लीडर इन इंडिया द सरेंडर कैन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। तो उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो करी कि अब क्या करें आगे, ये ऐसे सॉल्ट मार्च और ये सब हो रहा है, दिस इज हार्मफुल फॉर द ब्रिटिश राज इन इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, गवर्नमेंट वगैरह को हार्मफुल है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करी, पहली मीटिंग नवंबर 1930 में, और उसमें कोई इंडियन ही नहीं था, कोई ग्रेट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर था ही नहीं इंडिया से। तो वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सिग्निफिकेंस ही नहीं बचा। ठीक है, जनवरी 1931 में गांधी जी जेल से रिलीज हुए। ठीक है, और उसी महीने में जनवरी में ही उनकी वाइसरॉय के साथ काफ़ी मीटिंग्स हुई। ठीक है, और इन मीटिंग्स में बाहर निकला गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, जिसमें कि ये गांधी इरविन पैक्ट क्या था कि सिविल डिसोबीडियंस विल बी कॉल्ड ऑफ, prisoners will be released and salt manufacture will be allowed along the coast। तो एक विक्ट्री कह सकते हैं इंडियंस के लिए और गांधी जी के लिए। पैक्ट जो था गांधी इरविन पैक्ट के रेडिकल नेशनलिस्ट की ने बहुत वो किया था कि गांधी जी वाज अनेबल टू ऑब्टेन फ्रॉम वाइसरॉय अ कमिटमेंट टू पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फॉर इंडियंस। तो जो रेडिकल जो एक्सट्रीम वाले जो नेशनलिस्ट थे ना, उन्होंने इस पैक्ट को काफ़ी क्रिटिसाइज करा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यार ये सब कंडीशंस तो ठीक है, गांधी जी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया नहीं बनवा पाए वाइसरॉय से इस पैक्ट के थ्रू, तो इसलिए काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था। एक
गांधी इरविन पैक्ट में बता दूं 5 मार्च 1931 को होता है। ओके, अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है लंदन में 1931 में। ओके, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, इसमें आते हैं गांधी जी। ओके, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने जाते हैं गांधी जी। अब इस पार्टी में ये क्लेम्स दैट ये पार्टी जो कि इंडिया को, पूरे इंडिया को प्रेजेंट करती है अंडर चैलेंज फ्रॉम 3 पार्टीज, ठीक है, फ्रॉम द मुस्लिम लीग विच क्लेम टू स्टैंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम माइनॉरिटी। तो हिज क्लेम्स दैट हिज पार्टी represented all of India came under challenge from 3 parties, the Muslim minority from the princes who came that ये और B.R. Ambedkar ये did not really represent the lowest castes। तो ये है कि गांधी जी बोलते थे कि ये कांग्रेस पार्टी के 3 मेन चैलेंजेस थे। पहला था मुस्लिम लीग से, जिन्हें लगता था कि कांग्रेस मुस्लिम का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए नहीं कर रही है, और वो थोड़ा सा कांग्रेस से उस वक्त उनके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। प्रिंसली स्टेट के प्रिंसेस से, जिन्हें लग रहा था कि कांग्रेस उनकी टेरिटरी उनसे ले लेगी और कुछ डेवलप नहीं करेगी एंड ऑल दैट। और एक और थे B.R. अम्बेडकर, जो कांग्रेस के एक पॉलिटिकल ओपोनेंट थे, जिन्हें लगता था कि गांधी जी और कांग्रेस जो है वो लोअर कास्ट के लिए कुछ नहीं करेगी। रीजन भी हो सकता है क्योंकि कांग्रेस में काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे, जो कि कंजर्वेटिव हिंदूज थे, तो एकदम सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में उसके अलावा और भी लोग थे। और गांधी जी तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते थे कि लोअर जो कास्ट है उनका साथ ना दे। बट ये 3 चैलेंजेस लग रहा था। जो लंदन में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, इसका भी कोई मतलब नहीं निकला, और गांधी जी वापस इंडिया आ गए और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ उन्होंने कंटिन्यू करा। अब नए वॉइसरॉय आए, लॉर्ड इरविन के बाद आए लॉर्ड विलिंगटन, जो कि इंडियन लीडर ये गांधी जी के लिए डीपली अनसिंपैथेटिक थे। मतलब एक प्राइवेट लेटर में जो उन्होंने अपनी बहन को लिखा, उन्होंने लिखा कि ये दुनिया बहुत सुंदर होती अगर इसमें गांधी जी नहीं होते। और मतलब वो हमेशा वो यही कहते, मतलब विलिंगटन अपनी बहन को ये लेटर लिखते हुए कहते हैं कि जो भी काम करते हैं उसमें बोलते हैं कि वो भगवान से इंस्पायर्ड है। तो ऐसा मतलब बोलते तो यही है कि वो भगवान से इंस्पायर्ड है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार इसके पीछे तो उनकी कोई पॉलिटिकल चाल थी, कोई रीपॉलिटिकल रीजन था। और मैं ये देख रहा हूँ कि अमेरिकन प्रेस बहुत ही ऐसा बोल रही है कि बहुत ही अच्छे आदमी है ये, लेकिन एक्चुअल में ये है कि बहुत ही मिस्टिकल एंड प्रैक्टिकल और मतलब ये ना ऐसे ट्रेडिशनल सुपरस्टिशियस सा एक आदमी है गांधी, जो कि कुछ है ना ऐसे, मतलब उसको इस तरीके से लॉर्ड विलिंगटन जो थे वो बिल्कुल अनसिंपैथेटिक थे गांधी जी को लेकर। तो बिल्कुल उनके लिए ऐसा कुछ लिखता था, हार्श थोड़ा सा मीन लिख रहे थे गांधी जी के लिए। उनके लेटर सिस्टर, जो उन्होंने सिस्टर को लेटर लिखा था उसके लिए, उसमें 1935 में एक नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसने इंडियंस को प्रॉमिस किया कि आपको एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का चांस मिलेगा। अभी तक इंडियंस का कोई भी हाई पोस्ट वगैरह में कहीं पर भी उनकी इंडियंस की एंट्री नहीं थी। 2 साल बाद 1937 में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, और इसमें 11 प्रोविंसेस में से कांग्रेस 8 प्रोविंसेस जीत जाती है। ओके, एंड यहाँ पर एक कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर होता है जो कि ब्रिटिश गवर्नर के अंडर काम कर रही है। सो इट वाज अ वेरी डिसाइसिव विक्ट्री कह सकते हैं हम, और एक बड़ा स्टेप था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। सितंबर 1939 में जब कांग्रेस 2 साल बाद जब उसने ऑफिस अज्यूम करा, कांग्रेस जाने लगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जो है वो शुरू से ही हिटलर के क्रिटिक रहे हुए हैं, ठीक है। हिटलर और नाजीज के वो ये कहते थे कि हिटलर एंड नाजीज आर रॉन्ग। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने प्रॉमिस करा कि वो ब्रिटिशर्स को इस वॉर में सपोर्ट करेंगे, कि ब्रिटिशर्स भी हिटलर के अगेंस्ट लड़ रहे थे ना, हिटलर को हराने के लिए। तो गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू और इन लोगों ने मिलकर क्या करा, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई और उन्होंने ब्रिटिश को प्रॉमिस करा कि हम आपको वॉर में हेल्प करेंगे और अपना पूरा एफर्ट देंगे, सोल्जर्स देंगे, रिसोर्सेज देंगे, अगर आप इंडिया को पूर्ण स्वराज यानी कि इंडिपेंडेंस दे दोगे, एक बार सारी वॉर खत्म हो जाती है तो। ऐसा उन्होंने बोला और ये ऑफर को रिफ्यूज कर दिया गया था, मतलब मना कर दिया कि आपको फुल इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। प्रोटेस्ट में कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर लिया अक्टूबर 1939 में, मतलब एक तरीका था ना उनका प्रोटेस्ट दिखाने के लिए। और 1940 और 41 में कांग्रेस ने इंडिविजुअल सत्याग्रह वो करे, ऑर्गेनाइज करे और प्रेशर डाला, मतलब जितने तरीके से हो सकते थे वो फ्रीडम के लिए प्रेशर डाला कि एक बार वॉर खत्म हो जाए तो उनको स्वराज मिल जाए। तो उन्होंने ये प्रेशर डाला। आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं।
सेकेंड राउंड एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन नवंबर 1931 महात्मा गांधी अपोज द डिमांड फॉर, देखिए सेवन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी क्योंकि ब्रिटिशर्स एंड B.R. अम्बेडकर कह रहे थे कि लोअर कास्ट को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दी जाए, जिसके खिलाफ थे बिल्कुल गांधी जी। उन्हें लग रहा था कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो लोअर कास्ट को बिल्कुल ही मेन स्ट्रीम से अलग कर देगी। ये यहाँ पर आप गांधी जी को देख सकते हैं, ये बैठे हैं यहाँ पर, तो वो इसके बिल्कुल अपोज थे और वो बिल्कुल आ गए थे मना करके कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड फुलफिल नहीं की जाएगी फॉर द लोअर कास्ट, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये बिल्कुल लोअर कास्ट को अलग ही कर देंगे हिंदूज से एंड द सोसाइटी से। अम्बेडकर ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट्स, महात्मा गांधी के ऑपोजिशन जो वो अपोज कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। अब मैं इसके बारे में एक और बात कि अम्बेडकर जो थे पहले तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए ही बोल रहे थे, लेकिन पार्टीशन के बाद वो अग्री कर गए थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स इज नॉट द राइट चॉइस। इसके बारे में डिटेल आपको चैप्टर 11 में मिल जाएगी, तो आप जाकर चैप्टर 11 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोस देख सकते हैं टू नो मोर अबाउट दिस। यहाँ पे अम्बेडकर जी ऐसा बोलते हैं कि ये एक ऐसी क्लास है कांग्रेस को एंड लीडर्स को जो गांधी जी के सपोर्ट करते हैं, उनको कहते हुए बोलते हैं कि जिस रिलीजन से ये बंधे हुए हैं और जो जिसको जिसके ऊपर वो चल रहे हैं वो उनको लेपर्स ब्रांड कर रही, लेपर्स, ओके, और वो उनको ऑर्डिनरी इंटरकोर्स के लिए फिट नहीं मानती है, मतलब वो उनको अपने आप से एग्जिस्ट नहीं करने देगी, सस्टेन नहीं होने देगी इकोनॉमिकली। ये क्लास जो है ये पूरी तरीके से, मतलब ये कांग्रेस जो है, जो ये लीडर्स है, ये पूरी तरीके से हाई कास्ट हिंदूज पर डिपेंडेंट है, जो उनके लिए रोटी कमाएगा, उनका खुद का इंडिपेंडेंट वे नहीं है। और सभी रास्ते of the social prejudices of Hindu, but there is a definite attempt all through our Hindu society to bolt every possible door so as to not allow the depressed classes। तो यही कह रहे हैं कि हिंदूज हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि डिप्रेस्ड क्लासेस को, लोअर क्लासेस को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाए ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़े। तो वो यही कह रहे हैं कि ये पूरी डिप्रेस्ड क्लास जो है ये पूरी तरीके से हिंदूज पे डिपेंडेंट है, इनके खुद के एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके खुद का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। कांग्रेस लीडर्स ये जो सभी उनको करके हुए कहते हैं कि सारे लोअर क्लासेस, ये डिप्रेस्ड क्लासेस जो ये पूरी तरीके से हिंदूज पर डिपेंडेंट है, तो ऐसे में आप उनको अगर दोगे ही नहीं सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो ये उनके लिए बहुत ही बुरी चीज़ होगी, क्योंकि उनके खुद के इंडिपेंडेंस के लिए ये ज़रूरी है। ओके, सॉरी। यहाँ पर ये दो और इमेजेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये फिगर है महात्मा गांधी, ये रहे, एंड राजेंद्र प्रसाद ऑन देयर वे टू मीटिंग विद द वाइस रॉय लॉर्ड लिनलिथगो। दिस इज 13th October 1939। इन द मीटिंग द नेचर ऑफ इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर वाज डिस्कस्ड, कि कैसे इंडिया जो है वो वॉर में ब्रिटिशर्स की हेल्प करेगी, और नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन हो गए थे क्योंकि इंडियंस चाह रहे थे कि उनको पूरा फ्रीडम मिल जाए एक बार वॉर खत्म हो जाए, और उसी कंडीशन पे इंडियंस ब्रिटिशर्स को हेल्प करेंगे, लेकिन वाइसरॉय ने मना कर दिया था कि दिस वाज नॉट पॉसिबल, और इसके प्रोटेस्ट में कांग्रेस ने अपनी सीट से मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन कर दिया था, जो कि 1937 में 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस पे जहाँ कांग्रेस जीती थी वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। एक और फिगर है महात्मा गांधी विद स्टैफोर्ड क्रिप्स, मार्च 1942। ये क्रिप्स मिशन अगर आपने सुना होगा क्विट इंडिया में, जो हम आगे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो ये गांधी जी हैं, ये स्टैफोर्ड क्रिप्स है। ओके, अब ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। मीनवाइल मार्च 1940 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जिसमें वो डिमांड कर रहे थे कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को ऑटोनॉमी दी जाए, यानी कि यहाँ पर डिमांड, पाकिस्तान की डिमांड धीरे धीरे हमें दिख रही है, ठीक है। अब बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे थे क्योंकि अब इंडियंस वर्सेस ब्रिटिशर्स नहीं बचा था, अब हो गया था एक 3 वे स्ट्रगल, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो अब पहले जैसे पहले इंडियंस में हिंदूज एंड मुस्लिम साथ में मिलके लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स से, अब हो गया था कि कांग्रेस मुस्लिम से लड़ रहा है, मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग कांग्रेस से लड़ रही है, वो दोनों ब्रिटिशर्स से लड़ रहे हैं, ब्रिटिशर्स इन दोनों से लड़ रही हैं। तो ये जो है 3 वे स्ट्रगल हो गया था। और इस टाइम पे ब्रिटेन में एक नई गवर्नमेंट आई, एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट आई, ठीक है, मतलब एक मेजॉरिटी नहीं आई, बहुत सारी पार्टीज मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, और उसके लेबर मेंबर्स जो थे, लेबर पार्टी जो एक गवर्नमेंट है
उसके मेंबर्स जो थे वो थे इंडियन एस्पिरेशन से सिंपैथेटिक, मतलब वो चाहते थे कि जो इंडियंस हैं उनको फ्रीडम मिल जानी चाहिए, उनको हमें फ्री कर देना चाहिए, ब्रिटिशर्स को वापस आना चाहिए, जो लेबर मेंबर्स थे, लेबर पार्टी के मेंबर्स थे। लेकिन उस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, जो ऐसा नहीं चाहते थे। वो कंजर्वेटिव थे और इसलिए वो चाहते थे कि ये जो हम ब्रिटिश राज कर रहे हैं ये कंटिन्यू रहे। ओके, और 1942 के स्प्रिंग में चर्चिल ने क्या करा, उन्होंने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को, जो उनके एक मिनिस्टर्स थे, उनको इंडिया भेजा कि वो जाके गांधी जी के साथ मिलके कुछ एक अरेंजमेंट करो, कुछ नेगोशिएशन करो। नेगोशिएशंस हो नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस ने फिर से इंसिस्ट किया कि अगर ब्रिटिशर्स को if it was to help the British defend India from the Axis powers, then the Viceroy had first to appoint an Indian as the defense member of his executive council. तो यहाँ पर इन्होंने एक नई चीज़ रख दी कि आपको एक इंडियन को डिफेंस मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल रख लेना पड़ेगा, मतलब एक इंडियन को एक हाई पोजीशन आपको देनी पड़ेगी।